हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन लिपिड्स के बारे में। ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में चैप्टर 5 का आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर सेकंड, फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एसिटाइल नंबर या फिर बोल सकते हैं एसिटाइल वैल्यू। पहले थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट पढ़ा था सपोनिफिकेशन नंबर। क्या पढ़ रहे थे हम? सपोनिफिकेशन नंबर पढ़ रहे थे। सपोनिफिकेशन नंबर में हमने आयोडीन वैल्यू और एसिड वैल्यू मींस आयोडीन नंबर और एसिड नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। एक पॉइंट उसमें बचा था एसिटाइल नंबर, जो आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज मैंने वहां पे आपको बोला था सपोनिफिकेशन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है 99%। ओके, तो क्लियर रखना, इसे पूरे अच्छे से तैयार करना। तो चलिए एसिटाइल नंबर, एसिटाइल वैल्यू भी जिसे बोल सकते हैं। It is defined as the number of milligram of KOH required for the neutralization of acetic acid obtained by saponification of 1 gram of an acylated fat or oil lipid। देखिए क्या बताया गया है, It is defined as the number of milligram of KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कुछ किलोग्राम हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है किसे एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट। Obtained by saponification of 1 gram of an acylated fat or oils। कितना? 1 ग्राम किसका? एसाइलेटेड फैट और ऑयल लिपिड्स को क्या करने के लिए? मीन्स न्यूट्रल करने के लिए या फिर उससे सपोनिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए। ओके, इसका सिग्निफिकेंस देखिए। सिग्निफिकेंस में क्या दिया हुआ है? मीन्स इंपॉर्टेंट। By determining acetyl number, the hydroxyl group present in fat or oil can be determined। देखिए जब डिटरमाइन करते हैं एसिटाइल नंबर को, एसिटाइल नंबर डिटरमाइन करते हैं तो उससे क्या पता चल जाता है? इसके थ्रू हमें यह भी पता चल जाता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है, जो कंपाउंड है, उसके अंदर फैट और ऑयल कितने परसेंट प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद रिचर्ड मैसल नंबर। अब रिचर्ड मैसल नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH required to neutralize the soluble volatile fatty acid derived from 5 ग्राम of fat or oils। देखिए जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप ब्यूटरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड। ये सारे क्या होते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, राइट। इनमें क्या होता है? इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? 1 नॉर्मल KOH का हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसकी जरूरत पड़ेगी किसे न्यूट्रलाइज करने के लिए? जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, राइट। कितने ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा 5 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इट हेल्प टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट इन गिवन फैट और ऑयल। देखिए ये जो आपका रिचर्ड मैसल नंबर है, ये किसमें हेल्प करता है? ये डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट इन द गिवन फैट और ऑयल, कि जो फैट और ऑयल हमारे पास है, ठीक है, जो गिवन है हमारे पास, उसमें क्या प्रेजेंट है? वोलेटाइल फैटी और एसिड का जो अमाउंट है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, दिस वैल्यू इज यूज्ड टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन फैट एंड और ऑयल्स। और ये वैल्यू ही वोलेटाइल फैटी एसिड हम पता कर रहे हैं फैट और ऑयल के अंदर कितना प्रेजेंट है, तो वोलेटाइल फैटी एसिड की जो वैल्यू है यही हमें अडल्ट्रेशन का पता करवाती है फैट एंड ऑयल के अंदर। अब ये वर्ड आया है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट। कितने परसेंट उसमें मिलावट है, वो इम्प्योर है, जो हमारा सब्सटेंस है। ये किससे पता चल जाता है कि कितने परसेंट वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है गिवन फैट और ऑयल के अंदर। ओके, उसके बाद एनलिस्ट एबनॉर्मलिटीज इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में होती है, जैसे कि फर्स्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। सेकेंड इज
ग्वेसर्स डिसीज, ग्वेसर्स डिसीज क्या होता है, देखिए इसमें कुछ जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है, एबनॉर्मल साइज हो जाता है उनका। ग्वेसर्स डिसीज में जो कोई बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में चले जाता है, एबनॉर्मल फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे कि स्प्लीन या फिर लीवर, ये किस में हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं, एनलार्जमेंट हो जाता है इनका, मीन्स ये लार्ज साइज के हो जाते हैं, और जो फंक्शन होते हैं इनके वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए या फिर बॉडी के अदर ऑर्गन्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं नेमन-पिक्स डिसीज। अब नेमन-पिक्स डिसीज क्या होती है, देखिए ये एक ऐसी मीन्स बॉडी को बॉडी की एबिलिटी बोल लीजिए, बॉडी की का डिसऑर्डर बोल लीजिए, जिसमें क्या बॉडी अच्छे से कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड का, इन सब चीजों का मेटाबॉलिज्म करने में जो बॉडी है वो क्या असमर्थ हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नीमन-पिक्स डिसीज। इसमें ब्रेन से रिलेटेड डिसीज हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, तो बहुत सारी अलग अलग डिसीज देखने को मिल सकती, मतलब बहुत सारे अलग अलग एबनॉर्मलिटीज इस डिसीज के कारण हो सकती है। उसके बाद हाइपरलिपोप्रोटेनीमिया। हाइपरलिपोप्रोटेनीमिया क्या होती है, देखिए ये क्या कर देती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लेवल होता है किसका, आपका लिपिड का, फैट का, वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लिपिड का या फिर फैट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, कि जो आपका बोल सकते हैं लिपिड है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या फिर बोल सकते हैं आप फैट है, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरलिपोप्रोटेनेमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और इससे हार्ट अटैक की कंडीशन भी कोज हो सकती है। सेकेंड वन इज हाइपोलिपोप्रोटेनेमिया। हाइपोलिपोप्रोटेनेमिया हाइपरलिपोप्रोटेनेमिया का सेम अपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो लिपिड और प्रोटीन या फिर बोल सकते फैट की जो क्वांटिटी है वो ब्लड लेवल में कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो इसके कारण इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, पैरालाइज हो सकता है पर्सन, मतलब टोटली ये इफेक्ट करता है किसे, ब्रेन को। उसके बाद फिब्रस डिसीज। देखिए ये जो फिब्रस डिसीज है ये एक टाइप की जेनेटिक डिसीज है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये बहुत सारे अदर बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्किन को, आईज को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, इन सारी चीजों के क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है टे-सेक्स डिसीज। अब टे-सेक्स डिसीज क्या होती है, ये बहुत रेयर कंडीशन में डिसीज देखने को मिलती है, और जो नर्व सेल्स होती है ना, इस डिसीज के अंदर क्या होता है, जो नर्व सेल्स होती हैं उन्हें डैमेज हो जाती है, मीन्स उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ब्रोक होना शुरू हो जाती है। और ये अगर नर्व डिसीज कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद फर्स्ट वन जैसे ओबेसिटी दिया है, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट इन द डिपॉजिट विद डिक्रीज मोबिलिटी कोज ओबेसिटी। Obesity is caused due to ingestion of more food than necessary to meet the need of the body. Hypothyroidism, hyperinsulinism and are other causes of obesity. Right, देखिए ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा फूड का जम जाना बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होने लगा, मोटापा हो जाना। सिंपल सी लैंग्वेज में ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा जम जाना, क्योंकि डिपॉजिट हो जाता है, जो फैट है, ऑयल है, ये सब चीजें डिपॉजिट हो जाती है क्योंकि अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रही है बॉडी, और इसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, मीन्स आपको बोलते हैं ना कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई जिसमें मोटापा बढ़ने लगता है पेशेंट का, वो हाइपर इंसुलिज्म हो सकता है, मीन्स इंसुलिन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड अदर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी मोटापा जिसे हो जाता है, हार्ट अटैक की कंडीशन बनने लगती है, तो बहुत सारी अलग अलग इसके क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद Guevaquez disease, this is the disease associated with abnormal lipid metabolism। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म का क्या हो जाएगा, मीन्स अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा लिपिड और फैट का। इन दिस टर्म देयर इज एन इम्बैलेंस इन बोथ द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ कैरिब्रोसाइट्स। देखिए कैरिब्रोसाइट्स क्या होते हैं,
ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि एनिमल सेल्स में या फिर जो नर्व सेल होती है, ब्रेन की सेल्स होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये इसे क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है कैरिबोसाइट्स का। दस कैरिबोसाइट्स आर इंक्रीज इन द ब्रेन, लीवर एंड स्प्लीन। इसी के कारण ब्रेन में कैरिबोसाइट्स और लीवर में और स्प्लीन में इनका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसके कारण ग्वेकर्स डिसीज कोज होती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कैरिब्रोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे, मैंने क्या बताया था ग्वेकर्स डिसीज में कि जो लीवर है, स्प्लीन है, ये क्या, इनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सिम्टम्स, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, बोन इरोजन। बोन इरोजन का मतलब क्या होता है, देखिए जो बोन होती है वो क्या हो जाती है, लूज होने लगती है। लूज मतलब लॉस भी हो सकता है बोन का, वो लूज होने लगती है, जैसे कि डिसीज, किसी को अर्थराइटिस वगैरह हुआ हो कभी, तो इसके कारण बोन इरोजन हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है मानसिक प्रॉब्लम, जिसे कि मेंटल रिटार्डेशन का मतलब आप समझिए मानसिक मंदता, मतलब जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करता, चीजें याद नहीं रख पाता, और जो वर्क फंक्शन है, सोचने की शक्ति, वो भी खत्म हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम कहलाती है मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद नेमन पिक्स डिसीज। इन दिस डिसीज स्फिंगोमाइलिन accumulate in liver, spleen, bone marrow, lungs and lymph node. The abnormalities is an imbalance both synthesis and breakdown of sphingomyelin। देखिए स्फिंगोमाइलिन क्या होता है, ये जेनेटिकली मींस जेनेटिक डिसीज है, ठीक है, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज है। इसमें क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल सेल होती है, न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती है, नर्व्स की सेल होती है, वो डैमेज होने लगती है, ठीक है, और इसका इफेक्ट ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। सिम्टम्स क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, मेंटल रिटार्डेशन, रेड स्पॉट ऑन रेटिना। रेटिना आंख होती है ना, देखिए मेंटल रिटार्डेशन लास्ट बता चुकी, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। उसके बाद रेड स्पॉट ऑन रेटिना। रेटिना कहाँ प्रेजेंट होता है, आई के अंदर, उस पर रेड रेड स्पॉट देखने को मिलता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोहाइड्रिक और स्टेरॉइड अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल मेक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बायोमेम्ब्रेन। देखिए बायोमेम्ब्रेन क्या होती है, बायोमेम्ब्रेन मतलब जो जितने भी ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनकी मेम्ब्रेन, मतलब वो बायोमेम्ब्रेन है। ऐसे कोई भी लिविंग थिंग और उसकी हम मेम्ब्रेन बना रहे हैं, वो क्या है, बायोमेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज मेनली सिंथेसाइज इन द लिवर। जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, लीवर के अंदर मेनली सिंथेसाइज किया जाता है ज्यादातर। थर्ड वन इज द रेट ऑफ बायोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द फैट कंटेंट ऑफ द डेली डाइट। देखिए जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, डेली बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है मींस जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग सेल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब एक से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो वो सब किस में आ जाते हैं, बायोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। तो जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, वो किसके ऊपर, जो फैट हम इंटेक कर रहे हैं, डेली फैट ले रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा एनर्जी के लिए हमें ज्यादा घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, क्या है वो फैट है, और फैट बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर अच्छे से उसका यूज हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, हार्ड वर्क करें, उस टाइम आप फैट ले रहे हैं अगर, तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इज एबंडेंटली फाउंड इन एनिमल टिश्यू। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जितनी मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब जितनी पर्याप्त मात्रा होती है किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल की, उससे भी ज्यादा प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट वन इज इन कॉन्जुगेशन विथ फॉस्फोलिपिड्स, इट इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन। दूसरी चीज फोस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन बनी होती है, राइट। तो इन कॉन्जुगेशन विद फोस्फोलिपिड इट इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा मिलेगा क्या, कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकोजर फॉर बाइल साल्ट, सेक्स हार्मोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड विटामिन डी। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है मीन्स बोल सकते हैं कि आगे जाने के लिए, जैसे कि बाइल साल्ट्स,
को बढ़ावा देना, सेक्स हार्मोन्स को इंक्रीज करना, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बनाना, या फिर विटामिन डी का प्रोडक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। ठीक है, मीन्स उन्हें अपने एक्टिवेट होने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कुछ फंक्शंस और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जैसे कि फर्स्ट वन इज इट फॉर्म अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ऑल बायोमेम्ब्रेन। जितनी भी बायोमेम्ब्रेन होती है उनके स्ट्रक्चरल पार्ट में जरूर मिलेगा क्या, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि मेम्ब्रेन जो बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स वगैरह हैं, या फिर अपनी स्किन ले लीजिए, ये सब किससे, लिपोप्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बायोमेम्ब्रेन। कोई भी बायोमेम्ब्रेन होगी उसका स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल दिखेगा। सेकेंड वन इज इट एक्ट एज अ प्रिकोजर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बाइल salt such as sodium glycolate and sodium trucolate। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये बायोसिंथेसिस किसके लिए, बाइल साल्ट के लिए एज अ प्रिकोजर काम करता है, मीन्स उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए काम करता है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, C27, कार्बन 27% है, हाइड्रोजन 46% है, एंड O, राइट। एग्जैक्ट मार्क्स कितना होता है, 386.3549 एग्जैक्ट मास होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। अब देखिए इसमें 3 यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या, फिनाइल रिंग है 3, एक पेंटोहेक्सेन है, पेंटाहेक्सेन है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। आप काउंट कर लीजिए, कार्बन इसमें आपको 26 दिखाई देंगे, 27, एंड दूसरी चीज इसमें हाइड्रोजन 46% है, और ऑक्सीजन इसमें 1% है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करवाने के लिए, राइट, सच एज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स। These two hormones together function to relieve physical strain and mental stress। देखिए कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन करवाने में कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। और 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ये तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो किसमें, अगर किसी को फिजिकल स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब उसे कोई भी तनाव है या फिर मेंटल स्ट्रेस, मेंटली वो दुखी है कोई भी पर्सन, तो उसे रिलीफ देने के लिए, अगर आपको चिंता हो जाती है तो उस टाइम जब आप नॉर्मल कंडीशन में आने लगते हैं धीरे धीरे, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स, कि आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं और पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, corticosteroid hormone। Fourth point is it is required for the biosynthesis of male and female sex hormone और prostaglandin। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन बनाने के लिए, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म रिलेटेड विद कोलेस्ट्रॉल। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, फर्स्ट वन इज हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया का मतलब क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए, और इससे क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस 99% हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो VLDL होता है, अगर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये क्या, अगर ये ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो वो हार्ट अटैक की कंडीशन कॉज कर सकता है। सेकेंड वन इज आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आर्टरीज की वॉल होती है वो कैसी थिक और हार्ड हो जाती है। आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो आर्टरी, उसमें से आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है आर्टरीज, उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक और हार्ड हो जाती है, जिसके कारण
ब्लड जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, ब्लड फ्लो में डिफिकल्टीज आ जाती है और एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं ब्लड फ्लो में, राइट। उसके बाद कलर टेस्ट इज फॉर कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल के लिए कलर टेस्ट क्या है? फर्स्ट वन इज लिबेरामिन ब्रुकार्ड रिएक्शन। लिबेरामिन ब्रुकार्ड रिएक्शन क्या है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टेरोल व्हेन ट्रीटेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव अ ग्रीन कलर। देखिए सिंपल सी चीज है, जब कोई भी क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन किसके साथ? स्टेरोल के साथ, और उसे ट्रीट करवा रहा है किसके साथ? एसिडिक एनहाइड्राइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो कैसा कलर दे? ग्रीन कलर दे। दिस रिएक्शन इज बेसिस ऑफ कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो इसके द्वारा ये पता कर सकते हैं कि हाँ ब्लड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, राइट। क्लियर? देखिए एक बार और देख लीजिए, अ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टेरोल, एक क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है किसके साथ? स्टेरोल के साथ। वह जब इसे ट्रीट करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये कैसा कलर देती है? ग्रीन कलर अगर देती है तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा तो नहीं है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद सैल्केवस्की टेस्ट। अब सैल्केवस्की टेस्ट क्या होता है? व्हेन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टेरोल इज ट्रीटेड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए अगर कोई भी क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है किसके साथ? स्टेरोल के साथ, अगर उसे ट्रीट करवाते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं, उतने ही वॉल्यूम के कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वॉल्यूम दोनों का सेम, जैसे कि हमने 5 ml क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लिया तो 5 ml ही हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। अगर दोनों सेम वॉल्यूम में है, दोनों की हमने रिएक्शन करवाई, तो कैसा कलर आना चाहिए? अगर रेड टू पर्पल कलर शो हो रहा है मींस उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। उसके बाद अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब देखिए अगर फॉस्फोलिपिड का हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, व्हेन फॉस्फोलिपिड आर एडेड टू एक्वस मीडियम, अगर फॉस्फोलिपिड को हम एक्वस मीडियम में ऐड कर रहे हैं मींस एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, दे फॉर्म मैसिली मोनोलेयर एंड बाइलेयर डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इसमें जो कंसंट्रेशन होता है फॉस्फोलिपिड का, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि जो लिपिड का कंसंट्रेशन है वो कितना है। जैसे कि मोनोलेयर है, बाइलेयर है, इसके लिए मैसिली है नेचर में, सो इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड का अपने प्रिपरेशन के अंदर, प्रोडक्ट। उसके बाद रोल ऑफ लिपिड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड का जो रोल है वो किस तरीके से है? देखिए हमने एक यहाँ पे कंपाउंड लिया है, इसमें एक ये जो हेड है वो वाटर सोल्यूबल है, जो टेल है वो ऑयल सोल्यूबल है, मतलब ऑयल लाइक, ये वाटर सोल्यूबल, ये ऑयल सोल्यूबल। हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ प्लस वाटर, और हमने ऐसे रिएक्शन करवाई, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑयल ऑयल फेस था वो एक साइड आ गया, और हेड हमने क्या निकाल दिया? बाहर। हेड बाहर क्यों हो गया? एक कंपाउंड आपने लिया था, ठीक है, ऐसा सिंपल लिया था, साइड में इसके एक्वस सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, हमने दोनों ऐसे लिए, लेकिन कुछ कंपाउंड इस साइड रिवॉल्व हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो वाटर सोल्यूबल जो हेड था वो सब वाटर की साइड हो गए। क्यों? क्योंकि वो उसके जैसा है, उसकी तरफ अटैच हो रहे हैं वाटर सोल्यूबल, और जो ऑयल सोल्यूबल थे वो अंदर की साइड आ गए क्योंकि वो अपने खुद के नेचर के साथ उसका जो रिएक्शन है वो नहीं करवाई जा रही है। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे ये इस साइड क्यों हो गए सारे हेड? ये साइड इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाटर प्रेजेंट है, तो सब वाटर सोल्यूबल जो हेड थे वो इस साइड मूव ऑन हो गए जहां पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके बाद लाइपोसोम, लाइपोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। देखिए द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हैज 2 लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और फैटी एसिड। देखिए फॉस्फोलिपिड में 2 चेन प्रेजेंट होती है, किसकी? हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन की लंबी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद फ्लूइड
मोसेक मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन। अब बायोमेम्ब्रेन का फ्लूइड मोसेक मॉडल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मींस वाटर सोल्यूबल। जो हेड है फॉस्फेट हेड, यहाँ पे फैटी एसिड की टेल है हमारे पास, नॉन पोलर जो कि हाइड्रोफोबिक है, मींस ऑयल सोल्यूबल, राइट। ये क्या है अपना, ये यहाँ पे खोल के दिखाया है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन बन गई, इसमें यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन आके ऊपर अटैच हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ऐसे अंदर जा रहा है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है, प्रोटीन कैरियर है, चैनल प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन है, ये प्रोटीन कैरियर है। फोस्फोलिपिड, ये क्या है, फोस्फोलिपिड्स हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। पेरिफेरल प्रोटीन क्या हो रहा है, देखिए अब आउट हो रहा है, बाहर हो जा रहा है एक रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो ये क्या था, फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन दिखाई है। देखिए बायोमेम्ब्रेन किसकी, फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, इसमें बीच में रिएक्शंस चलती रहती है। उसके बाद मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन। अब कुछ मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स देख लेते हैं बायोमेम्ब्रेन के। फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज लिपोडस ओशियन एंड क्लोजिंग प्रोटीन लाइक द आइसबर्ग्स इन ओशियन, राइट, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। देखिए जो आपका बोल सकते हैं प्रोटीन होता है वो लिपिड से जब मिलके जब भी तो लिपोप्रोटीन बनाते हैं। सो लिपिड से इस तरीके से अटैच रहता है, एनक्लोज रहता है, जैसे कि आइसबर्ग्स होते हैं। आइसबर्ग्स का मतलब तो ऊंची ऊंची बर्फ की चट्टानें जो ओशियन में होती है। सो इट इज कॉमनली कॉल्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, इसीलिए ये क्या कहलाती है, जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज लिपिड एंड मेम्ब्रेन form lipid bilayer with the thickness 70 to 100 angstrom. ओके, लिपिड इन मेम्ब्रेन फॉर्म लिपिड बाइलेयर। देखिए जो लिपिड्स की मेम्ब्रेन होती है वो क्या, बाइलेयर मींस दो लेयर फॉर्म कर लेती है, किसके, जैसे कि उसकी, क्योंकि उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 70 to 100 एंगस्ट्रॉम, इतनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, इसीलिए वो दो लेयर लिपिड की कंटेन हो जाती है मेम्ब्रेन पे। उसके बाद थर्ड, इन लिपिड बाइलेयर फॉर ईच लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक और पोलर हेड इज केप्ट एक्सपोज्ड आउटसाइड द हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर टेल फॉर ईच लिपिड मॉलिक्यूल आर केप्ट हिडन विद इन लिपिड बाइलेयर। देखिए जैसे कि मैंने बताया जो हेड होता है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो वो किस टाइप हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है, आउटसाइड बाहर की तरफ हो जाता है। जो हाइड्रोफोबिक मींस टेल जो है नॉन पोलर है, राइट, वो कहाँ हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है, हिडन हो जाती है। जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है लिपिड की, वो उसे क्या कर लेती है, ढक देती है, राइट, अंदर से मेम्ब्रेन बना लेती है और अंदर टेल क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, और बाहर से किससे, जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, वाटर सोल्यूबल जो कंपाउंड है, ठीक है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज प्रोटीन इन द बायोमेम्ब्रेन आर थ्री मेन टाइप। जो बायोमेम्ब्रेन के में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो कितने, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, सेकंड कैरियर प्रोटीन, थर्ड इंट्रेंसिक प्रोटीन। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन आर लूजली अटैच टू द लिपिड बाइलेयर। जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं लिपिड बाइलेयर से। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, जो टेल फॉर्म में अंदर प्रेजेंट है, जो क्या हो गई है, एक बाई लेयर, क्योंकि अंदर की तरफ वो क्या हो गई, अटैच हो गई, तो उन्होंने क्या, एक दो लेयर बना ली, तो लिपिड बाई लेयर है, उससे एक्सटेंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं। सो दीज प्रोटीन आर इजीली डिसएसोशिएबल एंड डिटैचेबल, मीन्स डिसएसोशिएबल या फिर डिटेक्चेबल क्या होते हैं, ये इजीली अलग किए जा सकते हैं, इन्हें इजीली रिमूव आउट किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट इज इंट्रेक्सिक प्रोटीन आर टाइटली बाउंड टू लिपिड बाइलेयर। लेकिन जो इंट्रेक्सिक प्रोटीन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, मीन्स अच्छे से बाउंड होते हैं, किससे, लिपिड बाइलेयर से। सो दीज आर नॉट इजीली डिसएसोशिएबल या फिर डिटेक्चेबल। देखिए जो लिपिड इंट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं लिपिड बाइलेयर से, टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये इजीली इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, रिमूव आउट नहीं किया जा सकता।
ओके, सो क्लियर हो गया। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। कैरियर में कैरियर की जरूरत पड़ती है, मींस बीच में कोई ना कोई कैरियर चाहिए प्रोटीन और दूसरा लिपिड बाइलेयर को एक साथ अटैच करने के लिए। ओके, उसके बाद फंक्शंस ऑफ बायोमेम्ब्रेन, फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज टू परफॉर्म द लिमिटिंग बाउंड्री फॉर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। देखिए, एक लिमिटिंग बाउंड्री मींस एक लिमिटेड बाउंड्री होनी चाहिए, क्योंकि बायोमेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ नहीं आ सकता, उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो एक बाउंड्री हमें मिल गई, एक लिमिटेड बाउंड्री मिल गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इन एंड आउट टू द सेल। इसीलिए किसके लिए कंट्रोल के लिए, जो मटेरियल कोई भी जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो अंदर प्रेजेंट है वो इजीली बाहर ना जा सके, जिसका यूज है सेल के अंदर वो बाहर ना जा सके, और जो बाहर है जिसका यूज सेल के अंदर नहीं है वो इजीली सेल के अंदर एंटर ना कर सके। तो ये जो बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड वन इज इट फॉर्म सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर दैट अलाउ इन एंड टू मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंसेस सेलेक्टिवली। उसके बाद एक परमेबल बैरियर बना के रखते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर से इजीली वो कंपाउंड जो कि क्वांटिटी के हिसाब से होंगे, क्वांटिटी के हिसाब से कैसे होंगे, एक मोलिकुलर साइज कंफर्म होता है कि इस मोलिकुलर साइज के जो कंपाउंड है सिर्फ वो एंटर कर पाएंगे, तो इसीलिए एक बैरियर बना होता है, जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या फिर कोई भी बैरियर जो बाहर बोल सकते हैं। जैसे आपके गेट पे कोई गेट कीपर खड़ा होगा तो वो इजीली सबको तो अंदर नहीं आने देगा, जो यूजफुल है, जो उस कॉलोनी के हैं उन्हें अंदर आने देता है। तो ऐसे ही बैरियर का काम करता है, जो मेम्ब्रेन है बायो मेम्ब्रेन वो एज अ बैरियर काम करती है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर एंटर सिर्फ उसे होने देती है, कुछ ही कंपाउंड्स को मूवमेंट का क्या देती है, अलाउ करती है, कुछ ही कंपाउंड के मूवमेंट को अलाउ करती है, ठीक है, जो कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होंगे। सिर्फ जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होंगे वो ही सेल के अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। फोर्थ इज इट पॉजेस स्पेसिफिक साइट फॉर पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक साइट मेंटेन करती है, स्पेसिफिक साइट फिक्स करती है, कौन, बायोमेम्ब्रेन। फिफ्थ वन इज कैरियर प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शंस फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस। देखिए क्या मींस रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस किसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ जो मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की, बायो मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती है जैसे कि कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव ट्रांसपोर्ट को चेक करती है। मतलब किस तरीके से कि जो हमारा कंपोनेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो किसकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, उन्हीं सब्सटेंसेस को, उन्हीं कंपाउंड्स को सेल के अंदर एंटर करने देती है, ठीक है। तो इसमें भी बायोमेम्ब्रेन का बहुत बड़ा यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये प्रोसेस भी कंटेन होती है बायोमेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।